स्वागत है दोस्तों। रीतिकाल प्रश्नोत्तरी के दूसरे हिस्से में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले भाग में आपने देखा होगा रीतिकाल से संबंधित हमने ऐसे प्रश्नों को चुना और सेलेक्ट किया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको किसी पुस्तक में जल्दी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो उन्होंने चिन्हित किए हुए थे उन्हें हमने उसमें लिया हुआ था। ऐसे ही कुछ और प्रश्न आपके समक्ष मौजूद हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। चाहे आप बीपीएससी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों, आप उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए यूजीसी नेट, किसी भी परीक्षा में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि केशव दास की काव्य पद्धति किस प्रकार की थी? उनकी काव्य पद्धति किस प्रकार की थी? ऑप्शन है अलंकार निरूपण, रस निरूपण, नखशिख वर्णन पद्धति, सर्वांग निरूपण पद्धति। तो इसका उत्तर आप लोग बताएं और अपना मूल्यांकन भी करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सर्वांग निरूपण पद्धति। आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि केशव दास जी से पहले अलंकार निरूपण और रस निरूपण की पद्धतियां विकसित हो रही थी, लेकिन सर्वांग निरूपण की जो पद्धति थी वह केशव दास जी ने शुरुआत की। अब इसके बारे में हम एक प्रश्न के बहाने अनेक प्रश्नों को जो देखने की हमारी एक पैटर्न है उसमें देखेंगे कि शुक्ल जी ने और क्या लिखा हुआ है। शुक्ल जी ने लिखा कि रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण सर्वांग निरूपण पद्धति पर किया। यानी रस निरूपण और अलंकार निरूपण हो चुका था। और कहाँ हो चुका था ये पॉइंट देखिए कि उनसे पहले कृपाराम रस निरूपण कर चुके थे। मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक श्रृंगार संबंधी ग्रंथ लिख दिया था। कर्नेश ने कर्णाभरण, या इसी बहाने कर्नेश की रचनाओं को ध्यान रखिए, कर्नेश ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ लिखकर अलंकार निरूपण किया। तो केशव से पहले इन 3 लोगों ने अलंकार निरूपण और श्रृंगार रस या रस संबंधी निरूपण कर दिया था, लेकिन सर्वांग निरूपण की जो शास्त्रीय पद्धति थी उस पर किसी ने दृष्टि नहीं फैलाई, तो वो केशव दास जी ने किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा, माने कंटिन्यूअस जहाँ से चला रीति ग्रंथों की परंपरा, उसका प्रवाह केशव की कवि प्रिया से 50 वर्ष पीछे चला। शुक्ल जी का ये कहने का मतलब है, देखिए आप वो भी एक आदर्श को लेकर, तो इसमें ये है कि किस विद्वान ने ये कथन कहा है, तो हम इसका आपको उत्तर बता रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने कहा हुआ है। लेकिन क्या कहा है उसे थोड़ा गंभीरता से देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश तो केशव ने कर दिया, लेकिन हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद चला, और वह भी केशव का जो आदर्श था, काव्य रीति थी, उससे भिन्न, यानी केशव के आदर्श को लेकर नहीं, उससे भिन्न एक काव्य पद्धति पर रीति ग्रंथों की परंपरा अविरल चली। तो ये शुक्ल जी का कथन है, इसे आप ध्यान रखिए। इसके बारे में और पॉइंट्स देखते हैं कि जब केशव के 50 वर्ष बाद रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा चली, तो वो कहाँ से शुरुआत होती है वो 50 वर्ष के बाद की धारा? तो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक, तो शुक्ल जी ने जो कहा उसे आप ध्यान से रखिए कि केशव दास जी ने काव्य रीति का सम्यक पालन तो किया, लेकिन अविरल परंपरा उनकी रचनाओं के 50 साल बाद से चली, और वो परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू होती है। इसलिए रीतिकाल के पहले कवि चिंतामणि त्रिपाठी हैं, ये शुक्ल जी मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं काव्य विवेक और कविकुल कल्पतरु, ये 2 रचनाएं आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो रचनाएं होंगी उसका हम आगे वर्णन करेंगे। आप यदि दोस्तों एक जगह इन सारे जो क्लासेस अब तक हमने ली है उनका कलेक्शन चाहते हैं जिससे आपको पढ़ने में और रिवीजन में आसानी हो, तो आप हमारे इस शॉर्ट नोट्स के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे तो आप प्रिंट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
ये सूचना इसलिए हम देते हैं कि आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, हमारे जो नोट्स हैं वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस काल के लिए या किस काल के कवियों के बारे में कहा है? ऑप्शन है रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो इसका सही उत्तर है रीतिकाल। शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों के बारे में कहा कि किसी रचनाकार या कवि के लिए आचार्य कहलाने के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन बुद्धि या शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास रीतिकाल में नहीं हुआ, रीतिकाल के कवियों में नहीं हुआ। इसलिए रीतिकाल के किसी कवि को आचार्य कहना बड़ा कठिन है। सीधे सीधे शुक्ल जी ने या किसी ने भी रीतिकाल के कवियों को आचार्यत्व की प्रतिष्ठा नहीं दी है। अगला प्रश्न है, भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर उनकी भाषा अनेक स्थलों पर सदोष है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिए कि वो कहते हैं कि भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा का पूरा उन्होंने पालन किया, पूरा आवेश दिया, पर उनकी भाषा में सदोष है, यानी उनकी भाषा जो है अनेक स्थलों पर सदोष है, दोषयुक्त है। शुक्ल जी ये कहते हैं। अगला है पॉइंट है प्रश्न कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि ने की बानी ही सो जानिए। यानी ब्रजभाषा सीखने के लिए ब्रज में जाना जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे कवि ने की, बड़े बड़े कवियों की जो ऊपर नाम गिनाए गए हैं उनकी बानी ही सो जानिए, उनकी वाणी को भी पढ़ करके गुण करके आप ब्रजभाषा सीख सकते हैं। यह पंक्ति किसकी है? केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, कविदेव। इसका जो सही उत्तर है वह है भिखारीदास। भिखारीदास को आचार्य शुक्ल जी ने दास कवि नाम से भी लिखा हुआ है और उन्हीं की ये पंक्ति है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमान्यो, ऐसे ऐसे कवि ने की बानी ही सुजानियो। तो इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा कि भिखारीदास की है। इसके अलावा भिखारीदास की एक पंक्ति और बहुत प्रसिद्ध है कि तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा है, इसलिए ये सुकवियों के सरदार हैं दोनों, तुलसी और गंग। ये भिखारीदास जी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच मत करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम फिर से मिल सके एक नए पॉइंट, नए क्लास के लिए। अगला पॉइंट है, रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रजभाषा में अवधी के प्रयोग अधिक मिले। ये कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक कि उन्होंने कहा कि रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध के क्षेत्र में हुआ। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कभी भी परीक्षा में पूछे कि रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर किस क्षेत्रों में हुआ है, तो कई सारे क्षेत्रों के नाम होंगे, तो अवध क्षेत्र आपको चुनना है। ठीक। भाषा भूषण, भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराजा जसवंत सिंह की, और इसकी रचना उन्होंने चंद्रालोक के आधार पे की हुई है। ठीक, ये ध्यान रखना है। प्रश्न बने कि भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पे हुई है? चंद्रालोक, और इसके रचनाकार कौन है? महाराजा जसवंत सिंह। अगला पॉइंट है, वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही है। इससे इस काल के रस के विचार से कोई इसे श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। देखिए, यही पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा है कि इसके आधार पे एक विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम ही दे दिया, और वो आइडिया सुझाया था शुक्ल जी ने। उन्होंने कहा कि इस दौर में श्रृंगार काल, रीतिकाल में श्रृंगार काल की ही, श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है, और इस रस के विचार से अगर कोई रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। उन्होंने इतनी बात कही तो एक हिंदी साहित्य के इतिहास जब एक व्यक्ति ने लिखा, एक लेखक ने लिखा, तो उन्होंने रीतिकाल का नाम ही श्रृंगार काल कर दिया। अब ये आप कमेंट करके बताएंगे आप सभी कि किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। शुक्ल जी ने तो आइडिया दिया था,
लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखते वक्त किसने श्रृंगार काल कहा रीतिकाल को? ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मित्रों, हमने हमारे पिछले वीडियो में 2 पॉइंट्स जिस पे काफ़ी भ्रम हुए लोगों को कि हिंदी की पहली नारी विमर्श की लेखिका कौन है, तो जाहिर सी बात है महादेवी वर्मा जी ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी जिसमें उन्होंने नारी विमर्श की प्रस्तावना एक तरह से रखी। तो नारी विमर्श की प्रस्तोता मानी जाती हैं हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा। और पहली नारी लेखिका की बात हम कहना चाह रहे थे, जो कि त्रुटिवश नारी विमर्श की बात हुई। पहली नारी लेखिका बंग महिला जी का नाम आता है, राजेंद्र बाला घोष। तो आपको उन्हें ध्यान में रखना है। ठीक, तो ऐसे अगर कुछ प्रश्नों में डाउट होते हैं तो उस डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। और आप लोगों के भी जो कमेंट आते हैं उससे भी हमें आइडिया मिलता है और उससे भी हमें सजग होकर देखने का एक दृष्टि मिलती है। तो आप अपने विचार ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।